हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IITS गुरुकुल फैमिली। IITS गुरुकुल फैमिली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने सीखा था। और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था करने के लिए, इनके स्थानीय मान निकालने के लिए और स्थानीय मानों का अंतर निकालने के लिए। तो वैसे आप लोगों ने कर लिया होगा क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो। तो वैसे मैं भी फिर भी आप लोगों को करा दे रही हूँ एक बार। चलो तो करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले हमारा है 65878। इसमें हम लोगों को 8 के स्थानीय मान निकालने हैं। इसमें हमारे पास 2 8 दिए रखे हैं। तो पहला 8 हमारे किस स्थान पर है? इकाई पर। तो इकाई पर जो अंक होता है उसका स्थानीय मान निकालने के लिए हम 1 का गुणा करते हैं। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी। तो यहाँ पर 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम 1 का गुणा करेंगे। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 8। ओके। अब दूसरा जो 8 है वो कौन से स्थान पर है? सैकड़ा पर। कौन से पर है? सैकड़ा पर। और सैकड़े के अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग 100 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम इस 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए 100 गुणा करेंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना आएगा? 800। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रही हूं। इसमें हम लोगों को 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो 4 हमारा कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कौन से पर है? हजार पर। तो हजार के अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग 1000 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भी हम 4 में 1000 का गुणा करेंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना आएगा? 4000। ठीक है। आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन है। इसमें 7 का स्थानीय मान पूछा गया है और फिर 7 के स्थानीय मान के बाद उन दोनों मानों का अंतर निकालने को कहा गया है। तो हम इसे यहाँ पर करेंगे। तो इसमें हमारे पास 2 7 दिए हुए हैं। पहला 7 कौन से स्थान पर है? इकाई। तो इसमें किसका गुणा करेंगे? 1 का। क्या स्थानीय मान आया इसका? 7। दूसरा 7 कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कौन से पर है? 1000 पर। तो इस 7 में किसका गुणा करेंगे? 1000 का। तो इसका कितना स्थानीय मान आया? 7000। अब हमने यहाँ पे इसके स्थानीय मान तो निकाल लिए। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि इस संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर निकालो। स्थानीय मान तो निकाल लिए, अब इनका क्या निकालना है? अंतर। तो देखो, किसी भी संख्याओं का अंतर निकालने के लिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो हमारे पास बड़ी कौन सी है यहाँ पर? 7000। तो 7000 में से हम कितने घटाएंगे? 7। क्या बचेगा? 10 में 7 गए 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6। तो हमारा आंसर कितना आया? 6993। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में संख्या पद्धति के प्रकार कितने होते हैं। संख्या पद्धति के 2 प्रकार होते हैं। पहला भारतीय पद्धति, चलो यार प्रणाली कह लो, एक ही बात होती है। और दूसरा प्रकार होता है इसका अंतरराष्ट्रीय प्रणाली।
ये संख्या पद्धति के दो प्रकार होते हैं, भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, और इन्हीं को मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, इनका एक्सप्लेनेशन करूंगी। चलो तो बताती हूँ। पहली आती है संख्या पद्धति। अब जैसे हमने यहाँ पे कोई संख्या ली, ठीक, तो भारतीय पद्धति में सबसे मेन चीज होती है कॉमा। और कॉमा हम कैसे लगाते हैं? पहले 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, और फिर 2 अंक बाद, और हम ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लगाते हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज आप याद रखना कि पहले जो कॉमा लगाते हैं वो 3 अंक बाद, उसके बाद फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। ठीक है, और इन्हें हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही करोड़, और ऐसे ही 10 करोड़। ऐसे ही हम आगे बढ़ते आते हैं, और इन्हें भारतीय पद्धति में हम संख्या को ऐसे ही पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हमारी संख्या कितनी हो गई? 10 लाख। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ऐसे जैसे हमने भारतीय पद्धति में कोई संख्या ली, ऐसे हम अंतर्राष्ट्रीय में एक संख्या लेते हैं। चलो 10 लाख ही ले लेते हैं। ठीक है, अब भारतीय पद्धति में क्या करते हैं कि संख्या में पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हर कॉमा 3 अंक के बाद लगता है। ठीक है, और इसे हम पढ़ते कैसे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे ही आगे 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इसमें हमारे पास क्या आते हैं? मिलियन, बिलियन, ये आ जाते हैं। तो हम इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो हमारी संख्या क्या हो गई? मिलियन। अगर आप इसको अपनी कॉपी में लिख कर बैठे तो आप संख्या को अच्छे से पढ़ सकते हो इसके सहारे से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फॉर्मूले। कुछ फॉर्मूले हैं प्राकृत संख्या के, पूर्ण संख्या के, सम संख्या के। इन संख्याओं का योग निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले। मैंने आपको बहुत सारी संख्या बताई, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी संख्या मैंने आपको बताई। इन सब संख्याओं के योगफल निकालने के लिए कुछ सूत्र होते हैं, उन्हें मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए। ये होता है n ×
n+1/2। अगर हमें दिया हुआ है कि 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालो, तो हम वहां पर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जहां पर n क्या होता है, अंतिम संख्या, मतलब लास्ट नंबर। और हमारा यहां पर लास्ट नंबर क्या है, 20। तो हम इसे कैसे, अब इस 20 को n की जगह पर रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो कैसे करेंगे, n की जगह पर क्या रखेंगे, 20। तो 20 इंटू 20 प्लस 1/2। तो 20 इंटू 20 और 1, हमने फॉर्मूले से 1 से 20 तक की प्राचीन संख्याओं का योगफल निकाल लिया। अब हम इसी फॉर्मूले को 2 से 10 तक की प्राचीन संख्याओं का योगफल निकालने के लिए यूज करते हैं। हमें दिया गया है 2 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालो। चलो करके देख लेते हैं इसको भी। तो n के यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 10, क्योंकि हमारी अंतिम संख्या यहाँ पर क्या है, 10। तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2। क्या आंसर आएगा, 10 गुणा 11/2। 2 5 10, आंसर कितना आया, 55। तो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया, कितना है हमारा, 55। अब हम 2 से 10 तक की उन संख्याओं को जोड़कर भी देख लेते हैं, क्या हमारा आंसर सही है या गलत। तो चलो जोड़ते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 और 8 35, 35 और 9 44, 44 और 10 54। ये आंसर अलग, ये आंसर अलग। तो कौन सा गलत हुआ, वो वाला, क्योंकि हम उन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। तो मैं आपको इससे ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमें ये फॉर्मूला कहीं भी यूज करना है, तो ये फॉर्मूला वहां पर यूज होगा जहां पर 1 से संख्या शुरू होंगी, चाहे वो फिर चाहे 20 तक जाए, 30 तक जाए, 1000 तक जाए, 2000 तक जाए, चाहे वो अनंत तक जाए, वहां पर ये फॉर्मूला सही यूज होगा, उसके लिए फॉर्मूला सही है। लेकिन आपको 20 से पूछा जाए कि 2 से प्राचीन शुरू हो रही है, 2 से हो रही है, या 3 से हो रही है और 20 तक जाए, 30 तक जाए, तो वहां पर ये फॉर्मूला सही नहीं होगा। ये फॉर्मूला सिर्फ उसी के लिए है कि प्रथम मतलब पहली 1 से शुरू हो और चाहे वो कितने तक भी जाए, वहां पर ये फॉर्मूला सही होगा। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। योगफल के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हमें दिया गया हो 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालो। तो इसे अब हम इसकी संख्या को जोड़कर भी निकालेंगे और फॉर्मूले से भी निकालेंगे। तो पहले फॉर्मूले से निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। तो हमारी अंतिम संख्या क्या है यहाँ पर, 5। तो 5 को कहाँ पर रखेंगे, n की जगह पर। तो 5 गुणा 5 प्लस 1/2, 5 गुणा 6/2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 3 6 3 5 15। हमारा आंसर कितना आया, फॉर्मूले से 15। अब हम इसे इसके संख्या को जोड़कर देखते हैं कि हमारा संख्या को जोड़ने के बाद भी आंसर 15 ही आएगा। तो चलो करके देखते हैं, 4 5 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। मतलब हमारा ये फॉर्मूला, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी ये दिया गया हो कि 1 से शुरू होती हो प्राकृतिक संख्या, उसका कहीं अनंत तक कहीं भी जाए, उसके लिए उसके योगफल के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला एकदम सही है। और मैंने वो आपको करके दिखाया था कि अगर 20 से शुरू हो कहीं से, मान लो मैंने तुम्हें दिखाया था 2 से शुरू हो रही हो, तो वहां पर हमारा ये फॉर्मूला गलत था, क्योंकि जब हमने फॉर्मूले से लगाया तो उसका आंसर 55 आया था। लेकिन जब हमने उन संख्याओं को जोड़कर देखा तो उसका योगफल 54 आया था। मतलब अगर कहीं भी 20 से शुरू हो रही हो प्राकृतिक संख्या, तो उसके लिए ये फॉर्मूला एकदम गलत है। अगर 1 से शुरू हो रही हो और उसके बाद कहीं भी अनंत तक पूछे, कहीं भी पूछे, तो उसके लिए फॉर्मूला एकदम सही है। ठीक है, तो हम अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं। हम दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। इसमें इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। चलो इसी फॉर्मूले के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो हमें 5 सम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो 5 को हम n की जगह पर रखेंगे। 5 गुणा 5 प्लस 1 कितना आया, 5 गुणा 6 बराबर 30। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये जो 5 होती है, ये हमें सम संख्याएं दी हुई होती हैं। यहाँ पर 5 हमें सम संख्याएं दी हुई हैं, शुरू से 2 4 6 8 10, ये क्या हुई हमारी 5 सम संख्याएं।
अब हमने इसे फॉर्मूले से तो निकाल लिया, अब हम अपने आप जोड़कर भी देख लेते हैं। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। तो इनका योग कितना आया? 30। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो ये फॉर्मूला है वो सही है। अभी इसी में ही एक दूसरा फॉर्मूला होता है, वो होता है लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल। ये तो था कि प्रथम n मतलब जो संख्याएं, हाँ, तो इसमें क्या है प्रथम n सम, मतलब कि इसमें हमें सम संख्याएं दी होती हैं जो कि 2 से डिवाइड होती हैं। आप जानते हैं सम संख्या क्या होती है, तो उसमें हमें सम संख्या दी होती है। लेकिन लगातार n तक की, इसमें सम संख्या हमें दी नहीं होती है, इसमें हमें पूरी गिनती दी होती है। अगर हमसे कहा गया हो कि 10 तक, 1 से 10 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल निकालो, तो 1 से 10 तक हम गिनती लिखें पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सारी हमारी सम संख्या तो नहीं है। इसमें हमारी सम संख्या कौन कौन सी है? 2 4 6 8 10। तो मैं कहना चाहती हूं कि जो ये दूसरा फॉर्मूला है, इसमें हमें सम संख्या नहीं दी होती है, लेकिन पहले वाले में हमें सम संख्या दी हुई होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लगातार n तक की सम संख्याओं के योगफल के लिए n/2 गुणा n/2 प्लस 1। अगर इसमें हमसे कहा गया हो कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योगफल निकालो, तो यहाँ पर हमारी n क्या होगी? 10। तो n की जगह पर 10 रखेंगे। 10/2 गुणा 10/2 प्लस 1। ठीक है, इसे सॉल्व करके देखेंगे। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या आया? 5 गुणा 5 प्लस 1 बराबर 5 गुणा 6। कितना आंसर आया हमारा? 30। हमारा 30 आंसर क्यों आया? हमने जब पहले में भी यही किया था, जब 5 प्रथम सम संख्या ली थी तो उसमें हमारा 30 आंसर आया था। इसमें भी क्योंकि उसमें हमें 5 सम संख्या दी हुई थी, लेकिन इसमें देखो हमने यहाँ तक हमसे कहा गया 1 से 10 तक की, इसमें से हमें सम संख्या निकालनी है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हो हमारी यहाँ पे कितनी सम संख्या है इसमें? 1 2 3 4 5। कितनी सम संख्या है? 5। ठीक है, तो हम इसमें वो वाला फॉर्मूला ला सकते हैं, हम पहला वाला यहाँ पे हम करके देख लें। n इंटू n प्लस 1, 5 गुणा 5 प्लस 1 कितना आया? 5 गुणा 6 बराबर 30। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो हमारी 1 से 10 तक बहुत छोटी संख्या हो गई। इसमें से तो हम अपनी सम संख्याएं निकाल सकते हैं और सम संख्या निकाल सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कहा गया हो कि 1 से 100 तक की
सम संख्याओं का योगफल निकालो। तो आप क्या पहले गिनती लिखोगे, फिर उसमें से सम संख्या निकालोगे, तब वो फॉर्मूला यूज करोगे। तो इसीलिए ये फॉर्मूला है कि अगर हमसे कहा गया हो कि 100 तक की सम संख्याओं का योगफल निकालो, तो तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और n/2 + 1। तो n के हम क्या रखेंगे, 100/2 गुणा 100/2 + 1। ठीक है, यहां से इससे कट जाएगा 50 बार, इससे ये कट गया 50 बार। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो हम काटते हैं 2 से, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 100 तक की गिनती में हमारी 50 सम संख्याएं होती हैं। और आप यहाँ पे 10 होते तो आप 2 से 10 को काटते तो कितना आता, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 10 तक की गिनती में 5 सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इससे आगे करेंगे 50 गुणा 50 + 1, 50 गुणा 51 कितना आया, 2550। ठीक है, तो देखो ये कितनी जल्दी निकाल लिया हमने। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा टाइम लिया इसमें, लेकिन अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, याद होगा, तो आप इसे 1 सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है, और आप लोगों को ये फॉर्मूले प्लीज याद कर लेना, क्योंकि ये पेपरों में बहुत काम आते हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होगा, अगर एक क्वेश्चन आ गया, अगर 1 से 100 तक की सम संख्या का योगफल निकालो, तो आप क्या करोगे, 1 से 100 तक गिनती लिखोगे, फिर इसमें सम संख्या निकालोगे, उसके बाद उसे जोड़ोगे। तो उसमें आपको, मुझे तो लगता है पूरा टाइम ही इस फॉर्मूले निकल जाएगा, आप पेपर भी नहीं कर पाओगे पूरा। तो इसलिए कह रही हूँ ये फॉर्मूले याद कर लेना। इन फॉर्मूलों से हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं और हमें टाइम भी बहुत मिल जाता है। ठीक है, अब हम आय का फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला हम पढ़ेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, मतलब n का वर्ग। वैसे आप लोग अभी वर्ग नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं कि वर्ग का मतलब होता है कोई भी संख्या हो उसको 2 बार गुणा करना आपस में। हमें यहाँ पर n एक संख्या है, ठीक है, तो इसको 2 बार गुणा करेंगे, इसका क्या हो गया, वर्ग। अगर ऐसे मान लो यहाँ पे हमें दिया हो 2, तो हमसे कहा गया 2 का वर्ग निकालो, तो इसका वर्ग क्या होगा, 2 गुणा 2 = 4। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। हम अपना आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रथम n विषम संख्याओं को निकालने के लिए। अगर हमें दिया हो कि 5 विषम संख्याओं का योगफल निकालो, जैसे मैंने आप लोगों को सम संख्या बताया कि प्रथम n दिया हो तो वो संख्या हमें दी हुई होती है। ठीक है, तो 5 विषम संख्या का योगफल निकालने के हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो 5 का वर्ग कर देंगे। वर्ग कैसे करेंगे, 5 का 2 बार गुणा, क्या आएगा, 25। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला। इसमें भी सम संख्या की तरह 2 फॉर्मूले होते हैं। ये तो हो गया प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, और दूसरा वाला लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल। तो उसे हम कैसे करेंगे, जैसा मैंने आप लोगों को सम संख्या वाले योगफल में बताया था कि यहाँ पर आता है, जैसे मैंने आप लोगों को सम संख्या वाले फॉर्मूले में बताया था कि लगातार n तक की अगर ये लिखा हो तो उसमें क्या करना पड़ता है कि वो चाहे विषम हो चाहे सम हो, हमें उन गिनती में से सम या विषम निकालनी पड़ती है। और अगर प्रथम n लिखा हो तो उसमें हमें सम हो या विषम वो दी हुई होती है। तो इसमें विषम संख्याओं का योगफल करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2। मतलब अगर हमें 10 कहा गया है कि 10 तक की लगातार विषम संख्याओं का योगफल निकालो, तो n/2 10/2, मतलब कि इस संख्या को हम क्या कर लेंगे, आधा। तो 10 का आधा कितना हुआ, 5, 2 5 10। ठीक है, अब हम इसी n स्क्वायर वाले फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा, 25। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए कहा गया हो तो n को पहले हम आधा करेंगे, फिर आधा करने के बाद हम उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सबसे छोटी n अंकों की संख्या। इसको मैं आप एक क्वेश्चन से बताऊंगी आपको। मान लो अगर हमें दिया हो गया हो कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। 2 अंकों की
सबसे छोटी संख्या बताओ। हम यहाँ पे गिनती लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद 10। तो यहाँ पर देखो हमारी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। क्या है? 10। 1 और 0। वैसे तो 11 भी होती है, 11 12 ये सब भी आप कहेंगे कि ये भी तो सारी 2 अंक की होती है, लेकिन सबसे छोटी 2 अंक की संख्या क्या है हमारी? 10। अगर ऐसे ही हम आगे बढ़ें तो क्या आता है? 100 आता है। इससे पहले 99। लेकिन अब हमसे कहा जाए कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। और इससे आगे क्या होती हैं? 111 112 ये सब भी 3 अंक की होती हैं। और हम आगे बढ़ें, इसके आगे क्या आता है? 1000। ये क्या हो गई? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। 1 2 3 4। इससे पहले क्या आता है? 999। लेकिन वो कितने अंक की है? 3 अंक की। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें छोटी संख्या लिखनी है, कितने भी अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो उसमें पहले हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। और जितने अंकों की हमें दी गई है उसमें से 1 कम 0 लगाएंगे। तो सबसे छोटी कितने भी अंकों की संख्या बनाने के लिए हमने देखा कि हमें जितने भी अंकों के बनाने के लिए कहा गया तो उसमें 1 लगा दो पहले, उसके बाद जितने अंकों के बनाने के लिए कहा गया उसमें से 1 कम करके उतने 0 लगा दो। जैसे अगर हमसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कहा गया हो तो पहले 1, फिर 5 में से 1 कम कर दो, मतलब 4 0 लगा दो। ये हो गई हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब इसी आगे बढ़ते हैं हम कि अब छोटी संख्या तो हमने पढ़ ली, अब हम बढ़ेंगे सबसे बड़ी अंकों की संख्या कैसे लिखें। तो ये तो बहुत सरल है, जितने अंकों की संख्या आपसे बड़ी से बड़ी लिखने को कहा गया हो उतने ही आप 9 लिख दो। और हमसे कहा गया कि 2 अंक की 9 सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो हम क्या लिखेंगे? 9 9 मतलब 99। आप देख ही सकते हो कि अगर हम 100 तक गिनती लिखें तो 99 के बाद कितना आता है? 100। तो 100 जो है 99 से तो बड़ा है, लेकिन कितने अंक का है? 3। इसका मतलब कि जो 2 अंक की संख्या होती है वो बड़ी सबसे 99 होती है। ठीक है, तो सबसे आसान है सबसे बड़ी संख्या लिखना कि जितने भी आपको अंक दिए गए हों उतने आप 9 9 के लिख दो। 5 कहा गया हो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो हम 5 9 9 के बना देंगे अंक। 9 9 9 9 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 99,999 हमारी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। आज हमने बहुत कुछ सीखा इस लेक्चर में कि हमने बहुत सारे फॉर्मूले भी देखे, प्राकृत संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, और ये भी सीखा कि सबसे छोटी संख्या कैसे निकालें, सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालें। आगे के लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और हो सके तो आप लोग भी ये फॉर्मूले पढ़ के आएं और सारे क्वेश्चन को करके देखें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करें, हम अगले लेक्चर में बताएंगे। वैसे तो मैं सारे ही क्वेश्चन करवाऊंगी। मेरी पिछली वीडियो किसी ने डिसलाइक कर दिया था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि वो डिसलाइक किसने किया और क्यों किया, जिससे मैं अगर मेरी कोई कमी होगी तो मैं उसे आगे से रिपीट ना करूं, उसे सुधार सकूं। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस परिवार को इसी तरह बढ़ाते रहें। थैंक यू।